Class 9 English Supplementary Chapter 6 Weathering the Storm in Irsama। हेलो क्लास, आज हम सप्लीमेंट्री का 6 चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्लास इस चैप्टर में जैसे कि आपको पता चल रहा है, इरसामा एक गांव है, ठीक है, उड़ीसा में, जहां पर तूफान आया था। तो यहाँ पे उसी की स्टोरी बताई गई है कि अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात ने हजारों लोगों की जान ले ली और सैकड़ों गांव तबाह हो गए। प्रशांत नाम का इसमें एक लड़का था जो 2 भयानक रातों तक घर की छत पर ही अकेला पड़ा रहा। तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का फैसला किया। तो अब जब वो अपने गांव जाता है तो क्या उसे अपनी फैमिली मिलती है या नहीं मिलती है, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। प्रशांत उड़ीसा राज्य के एक गांव का रहने वाला था। 27 अक्टूबर 1999 को वो इरसामा में एक दोस्त से मिलने गया था, जो उड़ीसा का एक छोटा सा शहर है और जगतपुरा जिले का एक ब्लॉक मुख्यालय है। उनका गांव इरसामा से 18 किलोमीटर की दूरी पर था। उन्होंने 7 साल पहले अपनी माँ को खो दिया था। उस दिन शाम को तेज तूफान आया। लगातार बारिश के साथ इतनी जोरों से हवा ने जगह जगह तबाही मचा दी। पेड़ों पेड़ों के उखड़ने और घरों पर गिरने से चीख पुकार मच गई। पानी तेजी से बह गया और अपने साथ सारे रास्ते में आने वाले घरों को भी बहाकर वो ले गया। ये भयानक तूफान जो इतनी तेजी से आया, प्रशांत ने इससे पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। भारी और लगातार बारिश से अंधेरा छा गया। जो इतने पुराने पुराने पेड़ थे वो भी उखड़ कर गिर गए और मतलब टूट कर वो सारे गिर गए। लोगों और घरों के तेजी से बह जाने से चीख पुकार इतनी ज्यादा मच गई। जो पानी था, मतलब जिस दोस्त के घर पे वो ठहरा था, तो पानी जब आया तो उनके मतलब वो इतना ज्यादा उनके घर में घुस गया कि बिल्कुल गले तक वो आ रहा था। इमारत ईंट और गारे से बनी थी और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली जो हवा थी, उसकी तबाही से बचने के लिए वैसे तो काफी मजबूत थी, लेकिन हद तब हो गई जब परिवार जो था पूरा वो मतलब इस आतंक से डर गया था कि जो ठंड लग रही थी उसको, उन लोगों को, ठीक है। और जो आंधी थी वो रात में पेड़ उखाड़ कर उनके घर पर उसकी वजह से पेड़ जो था वो गिर गया, जिससे घर की जो छत थी और दीवारें थी वो पूरी तहस नहस हो गई। तूफान अगले 1.5 दिन तक जारी रहा। हालांकि हवा तो थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसका जो कहर था वो कम नहीं हुआ था। पानी के बढ़ते लेवल से बचने के लिए प्रशांत ने अपने दोस्त और परिवार के साथ घर की छत पर शरण ली, मतलब वो अपनी छत पे चढ़ गए। जैसे ही दिन निकला, प्रशांत ने महाचक्रवात से हुई तबाही को देखा। अब जैसे कि वो घर की छत पे चढ़ गए थे, है ना, तो उनको सारा नजारा जो था वो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा था। जहां तक प्रशांत की नजर जा सकती थी उसने मटमैले भूरे पानी का जो आवरण था वो दिखाई दिया उसको। पानी से घिरे हुए टूटे हुए मकानों के सारी जो दशा थी वो उसने देखी। जानवरों इंसानों के जो शव थे वो पानी में कैसे तैर रहे थे वो सब उसने देखे। बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए थे, इधर उधर वो तैर रहे थे टूटकर। उनके घर की छत पर नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि पेड़ों ने घर की छत और दीवारों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि वो घर में फंस गए थे। इसलिए उन्होंने इन पेड़ों से कच्चे नारियल खाए और खुद को भूख से मरने से बचाया। उन्होंने अगले 2 दिन छत पर ही बिताए। सभी इतने ज्यादा डरे हुए थे कि ग्रुप बना करके एक साथ बैठ गए। बहुत ठंड थी और लगातार बारिश ने प्रशांत के आंसुओं को धो दिया था। उसे अपने परिवार वालों की चिंता सता रही थी। मतलब कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि उसके परिवार का कोई सदस्य मतलब उसे दूर ना चला जाए, खो ना जाए, और एक बार फिर किसी प्रियजन को खोने का दुख झेल रहा हो, है ना, क्योंकि उसकी माँ तो पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये विचार प्रशांत को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। 2 दिन बाद बारिश रुकी। प्रशांत को ऐसा लगा कि ये 2 दिन का टाइम 2 साल के बराबर है। इससे पता चलता है कि उनके लिए समय काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की भलाई की चिंता को मतलब सता रही थी। बारिश रुक गई थी और पानी धीरे धीरे भी कम हो रहा था। हालांकि बाहर जाना बहुत खतरे से खाली नहीं था। फिर भी उसने और समय बर्बाद ना करते हुए और अपने परिवार को खोजने के लिए वो निकल पड़ा। अपने दोस्त के परिवार ने उसके दोस्त के परिवार ने प्रशांत से वहीं रुकने का मतलब रिक्वेस्ट करी उससे कि अभी ना जाए,
लेकिन वो वहां से चला गया। प्रशांत ने एक लंबी छड़ी के सहारे घर वापसी की 18 किलोमीटर लंबी यात्रा शुरू कर दी। मतलब एक उसने एक लकड़ी ले ली थी, लंबी छड़ी सी, और उसके सहारे वो पानी में मतलब टिका टिका करके वो पार कर रहा था। जैसे ही वो बाढ़ के पानी से गुजरे, ये यात्रा उसके मन में हमेशा के लिए मतलब एक तरीके से बस गई उसके मन में। उसे मार्गदर्शन करने और उसे रास्ते को खोजने के लिए छड़ी का उसने यूज किया जहां पर पानी उथला हुआ था। कुछ जगहों पर पानी कमर तक गहरा था और उसकी जो गति थी, जो स्पीड थी, वो धीमी हो गई। कुछ जगहों पर वो सड़क का रास्ता भूल गया और खुद को डूबने से बचाने के लिए उसने तैरना शुरू किया। फिर कुछ आगे जाके कुछ टाइम बाद उसे राहत मिली, क्योंकि उसे दो दोस्तों का साथ मिला जो अपने चाचा के साथ अपने गांव लौट रहे थे। सभी एक साथ आगे फिर मिल करके बढ़ने लगे। जैसे वो आगे बढ़ने लगे, बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावने उनको वो जो दृश्य थे दिखने लगे। उन्हें इंसानों और जानवरों के शवों को धकेलना पड़ा जो पानी के ऊपर तैर रहे थे, है ना, इधर उधर वो बह रहे थे। जो जैसे जैसे वो गांव पार करते गए, एक भी घर उन्हें नजर नहीं आया। जैसे जैसे प्रशांत का डर बढ़ता गया, वो जोर जोर से रोने लगा और उसे यकीन था कि उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो इस आपदा से शायद बच नहीं पाए होंगे। आखिरकार प्रशांत अपने गांव कलीकुड़ा पहुंच गया। उसका जो हृदय था वो ठंडा हो गया। जहां कभी उसका घर था, वहां उसकी छत के जो थोड़े बहुत हिस्से थे वो बचे हुए थे। उनका कुछ सामान गहरे पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था, है ना, पेड़ों की जो शाखाएं थी वो फंस गई थी। अब जैसे कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था प्रशांत को, है ना, कि वो कहाँ तलाशे अपने परिवार वालों को, तो उसने फैसला किया कि वो रेड क्रॉस आश्रय में जाएगा और वहां जाकर के उनका पता लगाएगा। वहां जाकर उसने सबसे पहले अपनी नानी को देखा। वो कमजोर लग रही थी, लेकिन वो देखकर खुश थी कि प्रशांत जीवित है। वो अपनी बाहें खोलकर और आंखों में आंसू भरकर उसके पास दौड़ी। ये उनके लिए एक चमत्कार था, क्योंकि परिवार ने सोचा था कि प्रशांत तूफान से शायद बच नहीं पाया होगा। जैसे ही प्रशांत कि पूरे परिवार को पता चला कि वो आया है, तो उसके पास वो लोग इकट्ठा हो गए और राहत में उसे गले लगा लिया। प्रशांत ने देखा कि सभी लोग चिंतित और घायल थे। उन्होंने अपने भाई बहनों, चाचा चाचियों से मुलाकात की। अगली सुबह प्रशांत को ये एहसास हुआ कि उसे अपनी फीलिंग्स पर काबू करना होगा और साथ ही सिचुएशन जो भी चल रही है उसको संभालना होगा। आश्रय स्थल में लगभग 2500 लोगों की भारी भीड़ उदासी से भरी हुई थी। सब लोग उदास थे क्योंकि उन्होंने इस तूफान में अपना कुछ ना कुछ खोया था। सुपर साइक्लोन से 86 लोगों की मौत हुई थी। वो पिछले 4 दिनों से आश्रय स्थल पर ही थे। वो कच्चे नारियलों को खा रहे थे, लेकिन इतने ज्यादा लोग थे कि वो भी अब कम पड़ने लग गए थे। 19 साल की उम्र में बहुत छोटे प्रशांत ने परेशान जो गांववासी थे उनकी भीड़ का नेतृत्व करने का फैसला किया। उन्होंने ग्रामीणों का, जो गांव के लोग थे उनका एक ग्रुप बनाया, जिसमें बुजुर्ग और जो जवान थे, जो युवा थे, वो भी शामिल थे। उन्होंने स्थानीय व्यापारी को लोगों को खिलाने के लिए अनाज और चावल का भंडार देने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई। जो पूरा ग्रुप था, जो पूरा समूह था, वो इस काम में सफल हो गया और भीड़ के लिए भोजन लाने के लिए बाढ़ में तैर गया। किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि चावल सड़ रहे हैं, क्योंकि वो भूखे थे और सड़े हुए चावल भी खाने को वो लोग उस टाइम पर तैयार थे। आग जलाने के लिए टूटे हुए पेड़ों की शाखाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो गीले थे। इसीलिए आग जलाना एक बहुत बड़ा उस टाइम पे ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट काम था। ये धीमी आग थी, लेकिन वो इस पर चावल पकाने में भी कामयाब उस टाइम हो गए। बचे लोगों ने 4 दिनों के बाद खाना खाया। वो जो ग्रुप था, है ना, ग्रुप का जो दूसरा काम क्या था उसका, कि वो आश्रय स्थल की सफाई करे, है ना। उन्होंने कूड़ा कचरा हटाया, जो भी शव थे उनको साफ करा वहां से, और घायलों की देखभाल करी। सुपर साइक्लोन के 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने आश्रय स्थल के ऊपर से उड़ान भरी और भोजन के पार्सल उन्होंने वहां से गिराए। ये बाद में वापस नहीं आया, लेकिन उन्हें
खाने की तो जरूरत थी, है ना, क्योंकि सब भूखे थे। तो भीड़ में शामिल युवाओं ने खाली बर्तन इकट्ठा कर लिए, बच्चों को उनके पेट पर बर्तन रखकर रेत में लिटाया गया, ताकि गुजरने वाले जो ऊपर से हेलीकॉप्टर थे उनको ये मैसेज दिया जा सके कि उन्हें खाने की, भोजन की जरूरत है। हेलीकॉप्टरों को संदेश मिला, है ना, उनको ये मैसेज समझ में आया, और वो आश्रय स्थल पर मौजूद भीड़ के लिए दोबारा से भोजन लाए, और जो बाकी जरूरत की चीजें थी वो लेकर दोबारा लौटे। अब प्रशांत इस तबाही में, जो काफी बच्चे थे वो अनाथ हो गए थे, तो प्रशांत क्या करता है कि उन्हें एक साथ लेकर के आता है और उनके लिए एक पॉलिथीन शीट का उनके लिए एक आश्रय बना देता है, ठीक है, ताकि वो उस पे बैठ सके, रह सके उस पे। उनकी देखभाल के लिए महिलाओं को तैनात किया गया। बाकी जो पुरुष थे उन्होंने आश्रय के लिए भोजन की जो और भी सामग्री थी वो जुटाने के लिए पूरे काम पे लग गए। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, प्रशांत को ये तुरंत पता चल गया कि जो महिलाएं और बच्चे अपने जीवन में और भी गहरे डूबते जा रहे थे। उन्होंने महिलाओं को एक एनजीओ द्वारा शुरू किए गए काम के बदले भोजन कार्यक्रम में काम करने के लिए राजी किया, और बच्चों के लिए खेल कार्यक्रम आयोजित किए। उन्हें खुद क्रिकेट खेलना पसंद था, और इसीलिए उन्होंने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच का अरेंजमेंट करा। प्रशांत बाकी वॉलंटियर्स के साथ विधवाओं और बच्चों को उनके जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को उठाने में मदद करने में लगे रहे। शुरुआत में सरकारी योजना अनाथों विधवाओं के लिए संस्थान स्थापित करने की थी। हालांकि इस कदम का सफलतापूर्वक विरोध किया गया, क्योंकि ये महसूस किया जा रहा था कि ऐसे संस्थानों में बच्चे जो है वो बिना प्यार के बड़े होंगे, और जो विधवाएं हैं उन पे कलंक और अकेलेपन से पीड़ित होंगी वो। प्रशांत का प्रशांत का जो ग्रुप था, मतलब जो लोग देखभाल कर रहे थे इन सब की, उन लोगों का मानना था कि अनाथों को उनके कम्युनिटी में ही दोबारा से रहने का इंतजाम उनका किया जाए। निसंतान विधवाओं और वयस्क देखभाल के बिना बच्चों से बने नए पालक परिवारों में। इस साइक्लोन की तबाही को 6 महीने बीत गए। इस बार प्रशांत की जो घायल आत्मा थी वो सिर्फ इसलिए ठीक हो गई क्योंकि उसके पास अपने खुद के दर्द के बारे में चिंता करने का टाइम ही नहीं था। उनका सुंदर और युवा चेहरा वो है जिनके गांव की विधवाएं, अनाथ बच्चे दुख के सबसे अंधेरे टाइम में सबसे ज्यादा तलाशते हैं। तो ये थी बच्चों प्रशांत की स्टोरी इस साइक्लोन के दौरान। हालांकि उनके खुद का जो परिवार था वो पूरा ही जो घर था उनका वो तहस नहस हो गया था। उनके परिवार के पास भी रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो दूसरों की सहायता करने में जुटे हुए थे और खुद के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोच रहे थे। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.